बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। ईशा, आपका ग्रुप कहाँ है बेटा? चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मुझे ये बता दीजिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया था, ताकि आज हम उसकी बैलेंस शीट बना लें। जी, 2017 रेगुलर। ओके प्यारे बच्चों, 2017 रेगुलर का सवाल मेरे सामने रखा हुआ है अब, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम बना चुके हैं, ठीक है। और यकीनन आप भी बना चुके हैं। 1,05,500 नेट प्रॉफिट था इस क्वेश्चन का, और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जो हमने बनाया उसके मुताबिक 1,27,500 रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस है। अब हमें बनानी है इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट, ठीक है, जो हम बनाना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में। देख रहा हूँ मुझे कोई फॉर्मेट मिल जाए तो मैं उसी से कंटिन्यू करूँ। अच्छा, तो चलिए बच्चों, ये कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं, पाकिस्तानी काम। तो सबसे पहले मुझे कंपनी का नाम लिखवा दें आप लोग ज़रा, क्या है। पहले ये देखो इस सवाल के रिक्वायर्ड में बैलेंस शीट मांगी हुई भी है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि बैलेंस शीट मांगी भी है या नहीं। नहीं मांगी, वाह ज़बरदस्त। तो फिर हम क्यों बना रहे हैं 2017 रेगुलर, और आप कह रही हो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं मांगी। अच्छा, अब अगर आप कहें सर अगर हम फिर भी बनाएं, मिसाल के तौर पे नहीं मांगी हो तो नहीं बनानी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बैलेंस शीट नहीं मांगी और ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए बनाए सर अगर हम, तो अगर इसका ट्रायल बैलेंस टैली है, क्या बोला, क्या टैली है, ट्रायल बैलेंस, तो डेफिनेटली बैलेंस शीट भी बराबर बनेगी, बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल होंगी। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, ट्रायल बैलेंस आपको ऊपर नज़र आ रहा है, उसके टोटल लिखे हुए नहीं है,
आप उसके अगर आपका घर पे दिल चाहे इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाने का तो ज़रूर बनाना, ठीक है। लेकिन बनाने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि डेबिट और क्रेडिट के टोटल एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन की बैलेंस शीट तुम्हारी भी टैली नहीं होगी। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था ये बता दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था जो आप लोगों ने परफॉर्म किया मेरे साथ क्लास में? 2011 रेगुलर, ओके। 11 रेगुलर में ज़रा चेक कर लें, 11 रेगुलर में ज़रा चेक कर लें कि बैलेंस शीट मांगी भी है। जी बिल्कुल, 11 रेगुलर में। अच्छा ओके, तो शुरू करते हैं बनाना। हाँ रिफत, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? रिक्वायर्ड में लिखा प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2011 इन क्लासिफाइड फॉर्म। बेटा क्लासिफाइड फॉर्म बोले या रिपोर्ट फॉर्म बोले या कोई सी भी, हम आपको रिपोर्ट और क्लासिफाइड मिला के बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने पेपर में यही बनानी है, अल्लाह के हुक्म से इसको इस तरह बनाने से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं बिजनेस का नाम प्लेस करता हूँ और 2011 रेगुलर का क्वेश्चन तो देख लूँ कहाँ हुआ हुआ है मेरे पास। 2011 रेगुलर का क्वेश्चन जहाँ हुआ हुआ है उसके नीचे ही बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये 2011 रेगुलर का क्वेश्चन है और इसकी बैलेंस शीट हम बनाने की कोशिश अगर करें तो अच्छा चलो यहाँ बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये 2011 रेगुलर, आपने इसका स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाया है ये बताओ? 2011 रेगुलर का स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाया आप लोगों ने सब ने? ज़रा जवाब शेयर कीजिएगा नहीं बनाया है। अरीशा जी, जवाब शेयर करें। स्टेटमेंट ऑफ 540500 540,500। अच्छा ठीक है, तो ये रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस है। और दूसरा काम हम ये करते हैं कि जनाब हम इसकी बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देते हैं 540,500, ठीक है। रिफत आपने बनाया हुआ बेटा? मैं एक लम्हा देख लूँ मैंने, ओके जी सही है। तो मैं इसके नीचे ही यहाँ पर बना लेता हूँ बैलेंस शीट का कुछ स्ट्रक्चर। चलिए, अब आप मुझे ज़रा डिक्टेट करते जाएंगे साथ साथ, तो जल्दी जल्दी बनाते भी जाएं अपने पास, ठीक है। और मैं भी साथ साथ काम करता रहता हूँ। लिखें अपने पास सबसे पहले पेज के सेंटर में टॉप पर XY कंपनी लिमिटेड। XY कंपनी लिमिटेड जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका नाम है बैलेंस शीट, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं इसे। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं इसे, याद रखना ये जदीद नाम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31 नहीं जून 30 2011, एज ऑन जून 30 2011, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे बच्चों बैलेंस शीट में लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या प्रेजेंट किया जाएगा? सबसे पहले कंपनी की मिल्कियत,
कंपनी में लोग कितने रुपए के मालिक हैं, कंपनी के पास कितने रुपए की पावर है, कितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, तो जो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जो इशू किए हुए उसे कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स में आपको समझा चुका हूँ बहुत पहले, अगर आपको याद हो तो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले प्रेजेंट की जाएगी शेयर होल्डर इक्विटी। आप भी साथ साथ लिखते जाओ, बनाते जाओ, फिर हो सकता है मैं किसी एक से बोल दूं कि वो शेयर कर ले अपनी स्क्रीन बनी हुई बैलेंस शीट, मैं भी साथ साथ बना रहा हूँ। क्या हेडिंग डाली, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, या आपने पेज के लेफ्ट साइड पर एक्सट्रीम पे लिख दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आपने हेडिंग डाली शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में सबसे पहले हेडिंग जो आएगी वो आएगी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। लेकिन ये हेडिंग डालने से पहले आप सब पर वाजिब है कि आप क्वेश्चन में चेक करें कि आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। नहीं है तो ये 2 लाइनें इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर मैं इसको ब्लैक कलर कर दूंगा। सही है, आप बताएं मुझे क्वेश्चन में आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में कुछ जिक्र लिखा नजर आ रहा है, चेक करें। ऑथोराइज जी शेयर सर। कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का दूसरा नाम शेयर करेगा कोई? ऑथोराइज शेयर कैपिटल का दूसरा नाम शेयर करें? रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये सब याद रखना है क्योंकि पेपर में ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बजाय रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी लिखा आ सकता है। तो आप स्पेलिंग लिख लेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल की, मैं आगे चलूँ? यस यस सर। कितने शेयर इशू कर सकती है बेटा कंपनी मेरा बच्चा? 80 लाख। नहीं, 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख। कितने रुपए वाले? 10 वाले। 10 रुपए। 10 रुपए वाले। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 10 रुपए वाला ही हो। पाकिस्तान में वैसे तो शेयर 10 रुपए का, लेकिन एकेडमिक्स में तो वो कुछ भी लिख सकता है ना। तो आप हमेशा मेक श्योर करेंगे पढ़ के कि वो क्या कह रहा है। तो 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और यहाँ हमने लिख दिया 80 लाख रुपए, ज्यादा हो गया 10, 80 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या चीज लिखी जाएगी, ये लिखते ही अगर आपने इसके नीचे डबल लाइन ड्रॉ नहीं की तो आपकी बैलेंस शीट जिंदगी भर टैली नहीं होगी। सर क्यों? क्योंकि ये कंपनी की पावर है, ये कंपनी की अथॉरिटी है। कंपनी इतने रुपए आवाम से लेने के लिए रजिस्टर्ड है। अभी इतने रुपए लिए, इससे ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते। लेकिन अब कितने रुपए हम आवाम से ले चुके हैं, आवाम को कितने रुपए का मालिक बनाया हुआ है, ये जानने के लिए हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कंपनी में लोग कितने रुपए के मालिक बने हुए हैं। जो मालिक हो बन चुके हैं उन्हें कहा जाता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। क्या कहा जाता है मेरा बच्चा? इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स हो जाएंगे, आप परेशान ना हो जाए। इशूड एंड पेड अप कैपिटल, सही है। इसको हमने अंडरलाइन कर देते हैं, मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि आपको इसका समझ आ जाए। अच्छा, स्टूडेंट बिल्डअप कैपिटल भी बोल्ड हो गया, ये भी बोल्ड हो गया। और एक काम और हो सकता है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इनको आगे कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम क्या चाह रहे हैं। ये आगे करने का मकसद है आपको समझाने के लिए किया है सिर्फ। ये मेन हेडिंग तो क्या है, मेन हेडिंग तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। उसके अंदर सब हेडिंग है शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। और शेयर होल्डर इक्विटी में और अब हम सबसे पहले प्रेजेंट किया ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर हमने प्रेजेंट किया इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अब ये इशूड एंड पेड अप कैपिटल सर कहाँ लिखा है, कैसे ढूंढें? आइए सवाल का ट्रायल बैलेंस देखें कि आपको कहीं पर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल गिवन है, और अगर है तो पढ़ लें कितना। पेड अप कैपिटल 8 लाख रुपीस दिया हुआ है, सबको नजर आया? जल्दी से बताएं। यस सर। अच्छा, अब पेड अप यस सर। 8 लाख रुपीस का मतलब यह है मेरा बच्चा कि 8 लाख रुपए हम आवाम से ले चुके हैं, और इतने रुपए का लोगों को बना चुके हैं क्या, मालिक। अब क्वेश्चन मालिक। सीरियस होता है, ये 8 लाख तो रुपए हैं ना, क्योंकि ये तो क्रेडिट में है, ये रुपए हैं। तो कितने शेयर हमने इशू किए होंगे, इसका जवाब दीजिए। कितने शेयर हम इशू कर चुके हैं, इसका जवाब दें आप जरा, शाबाश। मुश्किल है क्या?
सर 8 लाख शेयर इशू किए हैं। 8 लाख तो बेटा रुपए है ना मेरा बच्चा। अरीशा ने जवाब भेज दिया है, बाकी सब लोग भी सोचें 8 लाख तो रुपए लिए हैं हमने, सही है, 8 लाख तो रुपए हैं। एक शेयर कितने का है मेरा बच्चा? 10 रुपए का। तो 8 लाख को 10 रुपए से डिवाइड कर दो, 80,000 80 लाख। नहीं, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं बिस्मा। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो जवाब आया 80,000 रुपीज। समझ आया या नहीं? चेक कर लो। देखो 5 ईयर में 8 लाख रुपीस लिखा हुआ है, वो लिखो कैलकुलेटर में, उसे 10 से डिवाइड करो। सर 10 से डिवाइड क्यों करवा रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर्स निकलवाने के लिए कि कितने शेयर हम आवाम को दे चुके हैं। हम दे सकते हैं 8 लाख, लेकिन हमने दिए हुए कितने? सिर्फ 80,000। एक 10 रुपए का है और लोग 8 लाख रुपए के मालिक हैं कंपनी में। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहो भाई साथ साथ, वरना फायदा कुछ नहीं होगा। फिर तुम लोग जब बैलेंस शीट बनाने बैठोगे तो कहोगे हमसे बनी नहीं रही, हमसे गलती हो रही है। ये नंबर ऑफ शेयर लिखना जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, अगर सवाल में नंबर ऑफ शेयर्स का जिक्र है, एक शेयर की वैल्यू दी हुई है, तो आप नंबर ऑफ शेयर लिख के दिखाएं। ये प्रेजेंटेशन का अंदाज है। इसके अलावा और कोई शेयर इशू कर सकती है कंपनी? याद दिलाएं जरा मुझे जल्दी से, शाबाश, टाइम नहीं है। इतना स्लो रिस्पॉन्स देंगे तो फिर पूरी 2 क्लासें खत्म हो जाएंगी बैलेंस शीट में। जी, इसके अलावा कंपनी और कौन सा शेयर इशू कर सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे पता ही नहीं है मेरे बच्चों को। अरे मेरा बेटा ऑर्डिनरी तो यही है ना, ऑर्डिनरी शेयर लिखा हुआ तो है। प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो वो भी इसी हेडिंग के नीचे लिखा जाएगा जितने शेयर हम इशू कर चुके होंगे। और अगर ऑथराइज में भी लिखा होगा तो हम दोनों को लिख के प्लस करेंगे और नीचे डबल लाइन लगाएंगे। ये सिर्फ कंपनी की पावर है, ठीक है। तो आज कंपनी सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर इशू कर सकती है और इतने शेयर आवाम को इशू कर चुकी है और इतने रुपए आवाम से ले चुकी है। ये आ गया आपका स्टूडेंट पेड अप कैपिटल। अब क्या क्या लिखना होता है जरा गौर से सुन लीजिएगा प्लीज। इसके बाद जो लिखना होता है, मैं फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ तो साथ साथ मैं इसको कोशिश करता हूँ कि, एक मिनट सर, हाँ आगे की चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, तो मैं एक कोशिश ये करता हूँ फॉर्मेटिंग बताते हुए मैं यहाँ पर क्या वो चीज़ें भी लिख दूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो, जो आज नहीं है। आप कंप्लीट फॉर्मेटिंग चाहते हैं या फिर बस इस सवाल के लिहाज से चलूँ, बोलूँ या लिखूँ, ये बताएं मुझे फटाफट। आप डिसाइड कर लें क्या करूँ। देखें अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो डेफिनेटली आप भी लिख लोगे, आप लिख लोगे और अमाउंट उसकी होगी नहीं। कंप्लीट फॉर्मेट मैं लिखूं, मैं यही पूछ रहा हूँ ऋषा। एक तो होता है कि मैं बोलूं कि यहाँ इसके बाद उसूलन यह आना चाहिए अगर गिवन हो, आप सुन लें और याद रखें। हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो डेफिनेटली आप में से भी कुछ लोग छाप लेंगे और फिर बोलेंगे सर वो तो अमाउंट है ही नहीं। तो जब 2-3 बैलेंस शीट बना लेंगे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। इशूड एंड पेड अप कैपिटल के बाद अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, या आप अपने पास नोट कर लें कहीं अलग से, ठीक है। इशूड एंड पेड अप कैपिटल लिखने के बाद क्या लिखना है? अगर सवाल में क्या दिया हो बोलें ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। अच्छा सर प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम हो तो वो भी लिखेंगे, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम अलग, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम अलग। तो पहले चेक कर लो इस सवाल में ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम दिया हुआ तो नहीं है कहीं। इस सवाल में ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम कहीं दिया हुआ तो नहीं है? नो सर। नहीं दिया हुआ। तो मैंने कहा अगर दिया हुआ होता तो इसके फौरन नीचे ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आता। उसके बाद फिर मुझे लिखना है अगर किसी भी किस्म का रिजर्व मौजूद है, क्या लिखना है? किसी भी किस्म का रिजर्व अगर मौजूद है सवाल में पहले से या एडजस्टमेंट में आया है, दोनों सूरतों में मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इस सवाल की एडजस्टमेंट मैंने तो बनाई भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास डेफिनेटली बनी हुई है क्योंकि आप इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं। तो सबसे पहले ना आप रिजर्व को देखें ट्रायल बैलेंस में, क्या ट्रायल बैलेंस में रिजर्व पहले से है? चेक करके बताएं जी। ट्रायल बैलेंस में अच्छा ये बताएं रिजर्व कहाँ होगा, अगर होगा तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ होगा? इस सवाल का जवाब में शाबाश। क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर। और क्योंकि वो क्रेडिट में लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो हमने कहा इसका मतलब है रिजर्व पहले से मौजूद नहीं है। तो क्या मैं ये सोच के कि रिजर्व नहीं है मैं यहाँ छोड़ दूं और मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं? नहीं, इसके बाद मुझे कहाँ चेक करना चाहिए? एडजस्टमेंट में। हो सकता है एडजस्टमेंट में दिया हुआ, तो जरा एडजस्टमेंट में जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी नहीं, 6 5 में है ना, अप्रोप्रिएट 5 में है। 5 में मिला सबको? क्या लिखा हुआ यस है? सर। आपने 50,000 रुपीज किस चीज के लिए रखे पहले बताओ? प्लांट एक्सटेंशन। तो 40,000 रुपीज किस चीज के लिए रखे? कॉन्टीजेंसी। तो मेरा बच्चा दोनों
दोनों को हम यहाँ लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन लिखा हुआ है, एक्सटेंशन, और फिर इसके नीचे हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट सेल्स नाउ, ओके हमने यहाँ लिख दिया रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। सही है, कोई चीज़ समझ नहीं आया फौरन पूछ लेना, बार बार बोल रहा हूँ। अब बताओ, पहले से तो था नहीं, अगर पहले से होता तो फिर देखते प्लस होगा या माइनस होगा, पहले वाला क्रेडिट में होता, इस एंट्री में भी क्रेडिट आता, दोनों को प्लस करते, लेकिन पहले से तो कुछ था ही नहीं, तो बस 50 और 40 सीधा सीधा आपकी इजाज़त से लिख दिया। कोई मसला है तो बताएं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर सबसे आखिर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस, जो कि आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले, क्या 540500। ओके। सर इसमें एक और रिजर्व भी तो है, कैश डिविडेंड पेएबल 80,000। कैश डिविडेंड पेबल का रिजर्व होता है। क्या नाम है तुम्हारा लड़की, एमन? तुम तो खुद बोल रही हो, क्या बोल रही हो, जरा दोबारा बोलना, कैश डिविडेंड आवाज लायबिलिटी है। धीमी पड़ गई आवाज तुम्हारी अचानक, क्यों? कैश नहीं, यहाँ रजिस्टर में गलत तो क्या होता है? लायबिलिटी। तो मेरा बच्चा लायबिलिटी में लिख दिया ना उसे, क्या ख्याल है, आगे बढ़े? जी सर। हाँ वैसे अच्छी बात है आपने मुझसे शेयर किया, मैं भी इंसान ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी भूल सकता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर मैं भूला तो भी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, आप भूले तो भी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो हमने कहा हमें बैलेंस शीट में एक चीज पता चल गई, दैट इज टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, आपको समझाने के लिए इसे भी बोल्ड कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, इनके कलर एक जैसे कर देता हूँ, ऐसी जरा रंग बिरंगी बैलेंस शीट बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि आखिर ये है क्या ड्रामेबाजी। ओके, ये हो गया टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को भी एक कलर दे देते हैं जरा खूबसूरत किस्म का, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज जब आ जाएगा तो इसको भी एक कलर दे देंगे। ओके, अच्छा आओ वापस ऊपर, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी तक लिखकर हमने एक लाइन लगाकर क्लोज कर दिया। अच्छा ये काम 2 लाइनों में भी हो सकता है, 2 कॉलम भी आप एंगेज कर सकते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। यानी अगर आप चाहें तो कितनी लाइनें एंगेज करें, 2 लाइनें एंगेज करें बेफिक्र होकर। अच्छा फिलहाल मैंने तो एक ही लाइन एंगेज की हुई है, मैं एक काम करता हूँ इसको इधर मूव कर देता हूँ ताकि अगर कोई बात आपको समझ में आए तो आप पूछ सकेंगे। चलो ये बनाते हैं। अच्छा हमारा जो हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं ना प्यारे बच्चे, जो हम इसको बना रहे हैं, हमारी इसमें कोशिश ये होती है कि हम फेस पर, फेस किसे कहते हैं, इसे, ये जो बैलेंस शीट जो बन रही है ना इसे कहते हैं बैलेंस शीट का फेस। ठीक है, हम बैलेंस शीट के फेस पर कोई काम ना करें, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हम इसके नीचे लिख के माइनस ना करें, बल्कि उसका अलग से एक नोट बनाएं। तो मैं नोट बनाना भी सिखा दूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपने मेरी बात ध्यान से सुनते रहना है और बस इसमें मुलव्विस रहना है, मुलव्विस, इन्वॉल्व जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा दोबारा फॉर्मेटिंग कर लूँ, सेट कर लूँ, जगह बना लूँ ताकि पढ़ाते हुए मुझे मुश्किल ना हो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा भाई ठीक है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी तक हम पहुँच गए, अब क्या लिखनी है हमने, अब हमने लिखनी है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को मैंने एक कलर फिर दे दिया, इसको ओपन बिठा देते हैं, लायबिलिटीज़ को ओपन बिठा दिया और बोला चलो भाई लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आना क्या चाहिए उसूलन, आप बताओ। सोवा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आनी चाहिए क्वेश्चन में। करंट लाइबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आनी चाहिए। वही हैं, क्या कुछ और कह रहे हो तुम लोग हैं? सर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल दिए। अबे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी ही सबसे पहले आएगी मेरा बच्चा, सही है। यानी हम ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना इसमें हम सबसे पहले वो चीजें लिखते हैं जो परमानेंट नेचर की हैं। कौन सी नेचर की? परमानेंट। परमानेंट। हाँ, और जो सबसे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल हो जाएंगी वो सबसे आखिर में आएंगी। ठीक है, तो ये देखो सबसे ज्यादा परमानेंट नेचर का ये होता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल, जब तक कंपनी खत्म नहीं होगी ये खत्म नहीं होगा। और रिटेन अर्निंग, बहुत तेजी से पैसे मालिकान में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लायबिलिटी में सबसे पहले वो लायबिलिटी लिखेंगे जो बहुत अरसे में पे होगी, तो वो कौन सी लायबिलिटी होगी जो बहुत अरसे में पे होगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म। तो क्या क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी गिवन है, चेक करो।
अभी तक नजर नहीं आई? Bond payable 10%. 10% बॉन्ड्स पेबल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत अलीशा। तो मैंने यहाँ पे एक सब हेडिंग डाली, क्या मैं बताने लगा हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ सेल जरा। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मैंने थोड़ा आगे कर दिया और इसको नॉर्मल कलर भी कर देते हैं ज़रा मुनासिब। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में मैंने नाम लिख दिया क्या, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को आगे कर रहा हूँ। आप सब एक सीक्वेंस में ये लिखते हैं लेफ्ट से, जैसे आप लोगों को लेटर लिखने अगर सिखाया गया है, आप लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता, तो उसमें फुल ब्लॉक स्टाइल होता है। एक फुल ब्लॉक स्टाइल का मतलब होता है सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप फुल ब्लॉक स्टाइल में एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये आगे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ लिखा 10% बॉन्ड्स पेबल। ओके, कितनी अमाउंट है भाई 10% बॉन्ड्स पेबल की? 2 लाख. 2 लाख रुपए। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद मैंने कहा भाई और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, अगर है तो उसे भी लिख के पहले प्लस करूंगा और टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखूंगा, और अगर नहीं है तो फिर मैंने कहा इसी के नीचे मुझे क्या हेडिंग डाल देनी चाहिए, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डालूंगा जो कि ऑलरेडी मौजूद है। तो मैंने यहाँ इसको हेडिंग डाल दी करंट लायबिलिटीज। चलिए अब आप साथ दीजिए जरा करंट लायबिलिटीज लिखवाने में। करंट लायबिलिटीज क्या क्या हैं? तो Account payable. ओके, अकाउंट पेबल आपने सबसे पहले बोला। तो आप कहाँ से देख रही हैं अरीशा? Trial balance. ट्रायल बैलेंस। तो हम ट्रायल बैलेंस में गए, हम भी चले गए। हमने कहा कौन सी साइड पे देखें, अक्लमंदी तो ये है डायरेक्ट क्रेडिट साइड पे देख लिया जाए। तो सबसे पहले नजर Yes आ sir. गया अकाउंट्स पेबल 40,000 रुपीज़। मैंने कहा ठीक है, ये अकाउंट्स पेबल आ गया जिसे हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अकाउंट्स पेबल 40,000 रुपीज़। ओके, अब लायबिलिटी कहाँ ढूंढें? और ट्रायल बैलेंस में ही पहले Adjustment में. नहीं, मतलब यहाँ खत्म हो गई। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रही. अच्छा चलो मैं भी देख लेता हूँ। अकाउंट पेबल के बाद बॉन्ड्स पेबल है, पेड अप कैपिटल, रिटेनिंग सेल्स रेवेन्यू है, कमीशन इनकम है और परचेज रिटर्न। इसका मतलब है और कोई लायबिलिटी यहाँ नहीं है। अब मैं चला गया एडजस्टमेंट में। जी एडजस्टमेंट नंबर 1 में प्यारे बच्चों कोई लायबिलिटी, अब देखो एडजस्टमेंट तुम्हारे सामने बनी हुई है Yes भाई। sir. अगर तुम सबने एडजस्टमेंट अपने सामने नहीं रखी ना तो फिर गलती हो जाएगी। एडजस्टमेंट में Sir rent payable है. रेंट पेबल है कितना मेरा बेटा? 4,000. अच्छा ये लो, फिर मैंने लिख दिया रेंट पेबल 4,000। उसके बाद रेंट पेबल के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बताएं। मर्चेंडाइज Cash इन्वेंटरी, dividend payable. थर्ड 80,000. अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फोर्थ में अलाउंस फॉर बैड डेट्स, 5 में रिजर्व्स और 6 में क्रेडिट में आया कैश डिविडेंड पेबल। अमाउंट आप लोग बता सकते हो मुझे? 80,000. ओके, कैश डिविडेंड पेबल अमाउंट 80,000। इसके अलावा और कोई लायबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही, डेफिनेटली मुझे नहीं आ रही तो आपको भी नजर नहीं आ रही। आप चाहो तो पहले क्या कर लो, टोटल करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा सर, जब टोटल करंट लायबिलिटीज करेंगे तो आप फॉर्मेटिंग कैसे होगी? इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे। फिर सुन रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना? इसके नीचे 2 लाख के नीचे एक लाइन आएगी, ये टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। इसके नीचे और ऊपर एक एक लाइन आएगी, ठीक है। ये आ गई टोटल करंट लायबिलिटीज। प्रेजेंटेशन इस तरह से है कि आपने अकाउंट पेबल, रेंट पेबल, कैश डिविडेंड पेबल को प्रेजेंट कर दिया, प्लस कर दिया। अब 2 लाख और 1,24,000 को क्या करूंगा प्यारे बच्चों, बोलो? ऐड तो क्या आएगा मेरे पास? टोटल लायबिलिटीज। टोटल Total equities. नहीं, टोटल लायबिलिटीज आएगी ना अरीशा?
मेरा बच्चा मैंने इन दोनों को ऐड किया है, टोटल करंट लायबिलिटी और टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, सही है। तो मेरे पास आ गई सही। लायबिलिटी। अब मैंने इस अमाउंट को, टोटल लायबिलिटी को, ये लो, टोटल लायबिलिटी को कलर दे देता हूँ ना, वही वाला जो था उसका उपटन वाला कलर, ये लो, ये आ गया इस अमाउंट को, और इस पे काम कर दिया मैंने कलर 3,24,000 को, और किसको मैंने उठाया, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, इन दोनों को मैंने लिया, और इन दोनों का सम ये आ गया मेरे पास, कैसे आया, इज इक्वल टू दिस प्लस टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 17,54,500। अब आप यहाँ तक मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं ना, आप लोग लिख कर बना रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कि बाद में बनाएंगे, क्योंकि बाद में तो बहुत सारी बैलेंस शीट बनानी है और फिर ईद की मसरूफियात भी हैं, तो बहुत सारा काम है और वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ईद आ भी जाएगी और चली भी जाएगी, और फिर मेरी क्लास का टाइम हो जाएगा दोबारा, पीर मंगल बुध को मेरी क्लास दोबारा हो जाएगी, और अगर उससे पहले कल या परसों कोई सेटिंग बनती है तो हम एक क्लास रख लेते हैं, लेकिन एडवांस की रखेंगे, कॉस्ट की नहीं। आप सबको मैसेज आ गया कल, नहीं आप लोगों को कैसे आएगा, रिफत को आएगा सिर्फ, बाकी सब लोगों को तो नहीं आया होगा। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, एमन, बिस्मा, अरीशा, कि कल से सेंटर ऑफ हो रहा है, तो कल से हमारी जो है ना क्लास नहीं है, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ईद, 4 दिन के लिए सेंटर ऑफ है, तो मैं अपनी क्लास, अब अगर आप लोग, यानी ये प्राइवेट ग्रुप जो मेरा चल रहा है, अगर आप लोग चाहते हो, हाँ रिफत के पास तो आ गया, अगर आप लोग चाहते हो तो फिर हम कल अपनी एक क्लास रख लेते हैं, अगर बोलते हो आप लोग यहाँ सर एक क्लास एडवांस अकाउंटिंग की कल रख लें तो, लेकिन फिर इसके लिए शर्त ये है कि आप लोग क्या करें, काम जरा निपटा लें, और अगर कल नहीं तो परसों रख लो, परसों मॉर्निंग में रख लेते हैं, क्या ख्याल है, या जुम्मे की नमाज के बाद रख लेते हैं, क्या कहते हो, परसों जुम्मे की नमाज के बाद रख लो, और उसमें 2-4 बैलेंस शीट बना लो और वो टैली कर लेते हैं, अगर तुम्हारे पास टैली हो रही होंगी तो ठीक है, एक 40 मिनट की क्लास रख लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं अभी ये ख़त्म करके क्लास, क्या ख्याल है। चलो अब हम आ गए कहाँ, अब हमने अगली हेडिंग डाल दी एसेट्स, आप भी डाल दो, शाबाश, साथ साथ बन रही है बिस्मा, जी सर। मैंने इसको किया पहले डिलीट। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट की हेडिंग डाली, और नॉन करंट एसेट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी ये समझ लो सब लोग, ओके। सबसे पहले नॉन करंट एसेट देखो जाके सवाल में है क्या, इस नाम से, कैश इन बैंक तो नहीं, ओके, मशीनरी है, बिल्कुल जाते हैं। मशीन भी है। सबसे पहले आप कह रहे हैं जो मशीनरी। जो आपको सबसे पहले नजर आ रहा है वो तो कैश इन बैंक है, लेकिन वो तो करंट है ना, हमें चाहिए नॉन करंट, तो नॉन करंट यानी जो परमानेंट नेचर का है, जो देर तक बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा, वो है सबसे पहले मशीनरी, और मशीनरी की कीमत है 15 लाख रुपीस। कोई एतराज हो तो फौरन चलान कर देनी है आपने, मशीनरी है 15 लाख रुपीस। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छा अब ये दो अंदाज हैं, दोनों सुन लीजिएगा, सही है, दोनों अंदाज सुनिएगा और देखिएगा, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे काम करेंगे। मशीनरी के आगे ब्रैकेट में मैंने लिख लिया 15 लाख रुपीस, क्या मशीनरी पर पहले से कोई डेप्रिसिएशन हुआ हुआ था, चेक करें। यस सर। 1,50,000 डेप्रिसिएशन हुआ हुआ था, क्या एडजस्टमेंट में मैंने और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया मशीनरी पर, यस सर। आपको देखनी पड़ेगी, कितने रुपए क्रेडिट और किया, 135,000। पहले से क्रेडिट में 150 था, 135 और क्रेडिट किया, टोटल क्रेडिट में हो गया 85,000। ओके, क्या आपको 285 समझ आया मैंने कैसे लिखा, यस सर। ओके। 12,15,000 रुपए आ गई हमारी मशीनरी की बुक वैल्यू। एक तरीका तो यह है कि हम मशीनरी की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन इसके सामने ही लिखकर माइनस करके दिखा दें, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज है और बिल्कुल आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें बीकॉम में। क्या है जरा आप देखिएगा, मशीनरी के आगे एक अंदाज तो ये हो गया ना, एक अंदाज क्या है, इसके आगे हम लिखें ब्रैकेट में W1, सुन रहे हैं ना आप मेरी बात, W1 या N1, वर्किंग 1 या नोट 1, और फिर नीचे जाएं जहां बैलेंस शीट हमारी खत्म हो जाएगी ना, हमें अंदाजा होता है यकीनन, और अगर अभी नहीं बनाना चाहते बाद में बना लें, क्या बनाएं यहाँ पर वर्किंग 1 लिखें और वहां लिख के दिखा दें कि मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट थी, मशीनरी ऐसे लिख के दिखा दें ताकि पेपर चेकर को समझ आ जाए कि ये अमाउंट कैसे लेकर आया है। यानी फिर हम यहाँ फेस पे ये ना करें काम,
अलग से लिख के दिखाएं। कैसे? मशीनरी की अमाउंट लिखें, मशीनरी की अमाउंट थी 15 लाख रुपए, ठीक है, और फिर उसमें से लिखें लेस, क्या लेस किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि पहले से था 1,35,000 जमा, नहीं सॉरी गलत, 1,50,000 था ना पहले से, जी सर। 1,50,000 जमा 1,35,000, और फिर लिख के दिखाएं कि भाई ये आ गया 2,85,000, फिर हमने इसमें से इसे कर दिया माइनस, तो ये बन गया नोट। इसको कहते हैं नोट या वर्किंग। पेपर चेकर को इस तरह ये समझ आ जाता है कि ये मशीनरी की अमाउंट कैसे लाएं। ये मशीनरी की कहलाती है बुक वैल्यू, मौजूदा कीमत, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीनरी आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो, वर्किंग 1 बना के, नोट 1 बना के, या आप चाहो तो डायरेक्ट इसके सामने लिख के माइनस कर दो। आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप काम करो। मुझे ये बताओ और कोई नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन करंट एसेट। बिल्कुल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नॉन करंट एसेट है और इनटेंजिबल है। क्या है? इनटेंजिबल। इंटेंजिबल। हाँ, तो अब अगर आपने पहले टेंजिबल लिखने शुरू कर दिए तो पहले सारे टेंजिबल लिख लें, फिर इनटेंजिबल लिख लें, ठीक है। अगर आपने पहले टेंजिबल लिख लिए हैं तो फिर मशीनरी तो टेंजिबल है ना, तो आप पहले मेक श्योर करें और कोई टेंजिबल है। अगर नहीं है तो अब फिर हम इनटेंजिबल लिख लेते हैं। तो इनटेंजिबल आपने बिल्कुल सही पहचाना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम भी लिख देते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 10,000। 10,000। क्या एडजस्टमेंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आया है कहीं? एडजस्टमेंट sir. में डेबिट या क्रेडिट हुआ? नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दिया और बस हमने दोनों को कर लिया प्लस, इन दोनों को प्लस कर लिया भाई नॉन करंट एसेट्स को। तो ये हमारे पास इन दोनों का सम आ गया। एक लाइन ऊपर लगा देते हैं, एक लाइन नीचे आ गई, और ये करंट एसेट्स में अब हम काम का आगाज करते हैं। अब करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? करंट एसेट में सबसे पहले लिखेंगे जो देर तक बिजनेस में रहेगा, और वो क्या है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज हम अगर सेल भी लगा दें ना 70% 60%, तो भी सारी फॉरेन बिकती नहीं है, टाइम लगता है उनको बिकने में। तो इसलिए मर्चेंडाइज जो होती है वो हमारे करंट एसेट में सबसे ज्यादा परमानेंट नेचर की चीज होती है, और मर्चेंडाइज हमारे बिजनेस में बहुत सारी रखी होती है। हमारी दुकान में ज्यादा से वही चीज भरी हुई होगी ना जिस चीज का हम काम करते हैं, क्या ख्याल है? तो सबसे ज्यादा वही सामान होता है। दुकान अगर आटा चीनी दाल घी की है तो दुकान में सबसे ज्यादा वही चीज मौजूद होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिकती है। तो हम सबसे ज्यादा मिकदार में वो खरीद के लाते हैं और वो देर तक बिजनेस को पहुंचाती रहती है फायदा। तो अब आप जरा देखिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आप एंडिंग लिखना चाहते हैं, आपको ये कहाँ से नजर आएगी? एडजस्टमेंट। तो मेरा बच्चा हम सब गए एडजस्टमेंट में, 2,60,000 रुपए अगर मैंने सही लिखा है तो बता दीजिए। यस इसके सर। बाद ओके, इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है अगर आपके क्वेश्चन में ऑफिस सप्लाईज दी हुई हो। सुना आपने मैंने क्या कहा? अगर क्या दी हुई हो? ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाईज क्वेश्चन में है, जरा चेक करें, आए पहले ट्रायल बैलेंस में देखते यस हैं। सर। यस सर 18,000। 18,000। अब ऑफिस सप्लाईज लिखते हुए एहतियात भी तो करनी है ना, मोहतात भी तो रहना है कि अगर सवाल में ऑफिस सप्लाईज एडजस्टमेंट में है तो फिर हम उसको एडजस्ट करके लिखेंगे। तो ऑफिस सप्लाईज पहले से क्वेश्चन में 18,000 है और एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज किसी भी एडजस्टमेंट में नजर, नहीं आ रही। तो बस ऑफिस सप्लाईज 18,000 कॉपी पेस्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। आगे बढ़ता हूँ। ऑफिस सप्लाईज के बाद फिर मुझे लिखना है प्रीपेड, अगर क्वेश्चन में है, नहीं है तो नहीं लिखूंगा। आप बताइए प्रीपेड आपको नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? इंश्योरेंस, Yes, प्रीपेड sir. इंश्योरेंस। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 12,000। तो क्या 12,000 छाप दूं? नो सर। क्यों? क्यों नहीं छाप? एडजस्टमेंट में देखेंगे। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सी साइट पे आया था ये तो आप बता सकते हैं मुझे? सर नहीं आया। सर नहीं आया। तो इसका मतलब है छाप दूं ना पाकिस्तानी तरीके से 12,000 रुपए। अगर आता और अगर डेबिट में होता तो प्लस करता और अगर क्रेडिट में होता तो माइनस करता। अच्छा, प्रीपेड यानी है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में और कोई एसेट है? करंट चेक करें इत्मीनान से, किसी पे शक भी हो तो मुझे बताएं। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, ओके। तो सर अब कैश इन बैंक। बिल्कुल बिल्कुल कैश एट बैंक भी है, अकाउंट रिसीवेबल भी है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद